हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं सब और जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 13 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ना सिर्फ अपन लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे इस सेशन में, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इस करंट अफेयर्स में से अगर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में तो किस तरीके से उनको फ्रेम किया जा सकता है, एंड मेंस में अगर आंसर राइटिंग में कहीं पर इस डाटा का इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले तो GS1, GS2, GS3 तीनों में से किस पेपर में आंसर राइटिंग में आप इस डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड किस तरह से कर सकते हैं। सो काफी सारी चीजें हैं सीखने के लिए, काफी सारी चीजें हैं जानने के लिए एंड काफी सारी चीजें हैं अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। शुरू करते हैं 13 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और पहली खबर ये रही, देखते हैं सर। चलें तो पहली न्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला समाचार या पहला करंट अफेयर यह है कि सुप्रीम कोर्ट डिसलाइन टू स्टे न्यू लॉ ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। मतलब ये कि संसद में कुछ वक्त पहले आपके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में मुख्य चुनाव आयुक्त बोलते हैं, एंड जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, इनके अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में एक नया कानून पास किया गया है संसद में। अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगी थी कि साहब ये जो कानून है इसके इसको आप लागू मत होने दीजिए, इस कानून के ऊपर आप स्टे दे दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर कानून के ऊपर स्टे देने से मना कर दिया। तो ये जो है अपने लिए समाचार है या फिर ये जो है खबर है। अब ये खबर अपने लिए सच किसी काम की नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के ऊपर स्टे देने से मना कर दिया, मगर इसमें जो कानून का जिक्र आया है वो कानून अपने लिए बहुत काम का है। ये कानून जो नया कानून संसद के द्वारा पास किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। और ये खबरों में क्यों बना हुआ है, जिस वजह से बना हुआ है वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली। तो अब हम लोग पूरा इसका बैकग्राउंड पढ़ते हैं इस कानून के बारे में कि क्या मसला है, ये क्या कानून है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं। पहले तो हमको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड देखिए यह है, पिछले साल मार्च के महीने के पहले तक व्यवस्था ऐसी थी कि भारत में आज की तारीख में जो इलेक्शन कमीशन है इसमें कुल मिलाकर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इसको शॉर्ट में मैं यहां पर ईसी लिख देता हूं या फिर ईसी और नीचे सबस्क्रिप्ट में एस। भारत की इलेक्शन कमीशन में कुल मिलाकर 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। एक उसमें होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिसको मुख्य चुनाव आयुक्त भी बोला जाता है, और उसके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इन 3 लोगों की मदद से मिलकर एक व्यवस्था या फिर एक कमीशन बनती है जिसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन। अब पिछले साल 2023 की गर्मियों तक व्यवस्था यह थी कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट होगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट होगा, वो व्यक्ति कौन होगा यह फैसला सरकार करती थी। सरकार ने जो भी व्यक्ति को डिसाइड कर लिया कि भाई इसको बनाना है, प्रेसिडेंट को उसका नाम रिकमेंड कर दिया जाता था और प्रेसिडेंट फिर उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देता था। बात को समझिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता था, बट किसका अपॉइंटमेंट होगा या किसका नहीं होगा यह फैसला सरकार या फिर केंद्र सरकार किया करती थी। टू बी स्पेसिफिक, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट ये फैसला करते थे। अब ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था जिसमें प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर सकते थे जिसको गवर्नमेंट रिकमेंड करती थी, इस पूरी व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल के पहले चैलेंज किया गया होगा। अब पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि यह सिस्टम ठीक नहीं है कि सरकार डिसाइड करे कि कौन बनेगा और प्रेसिडेंट फिर उसी को अपॉइंट कर दे। अब हम एक नई व्यवस्था देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया और उसमें उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट सिर्फ उसी व्यक्ति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कर सकता है जिसका नाम एक पर्टिकुलर कमिटी के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, जिस कमिटी में ये 3 लोग होंगे। बात को समझिएगा, पहले ये वाली व्यवस्था थी कि भाई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर वो व्यक्ति अपॉइंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ने डिसाइड करके फॉरवर्ड किया होगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी, याचिका में सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर व्यवस्था को बदलने के लिए याचिका हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब से यह होना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट तो प्रेसिडेंट ही करेंगे, मगर प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं जिसका नाम एक पर्टिकुलर कमिटी के द्वारा रिकमेंड किया जाए। और इस कमिटी में 3 लोग होंगे। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दूसरा लोकसभा के लीडर ऑफ द अपोजिशन और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद। बात को समझिएगा, क्या पॉइंट है। अभी 3 लोगों की एक कमिटी बैठेगी जिसमें भारत का प्रधानमंत्री होगा, भारत के
लोकसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन होगा और तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तीन लड़के बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि किसका नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर रिकमेंड किया जाए और किसका नाम जो है अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के तौर पर रिकमेंड किया जाए। एक बार इन तीनों ने जब किसी पर्टिकुलर नाम के ऊपर एक मत बना लिया, उसका फिर जो उसका रिकमेंडेशन फिर जो है प्रेसिडेंट के पास में जाएगा और प्रेसिडेंट फिर उस व्यक्ति को जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जिस भी नाम के लिए जिस भी पद के लिए रिकमेंडेशन आया होगा उसके ऊपर अपॉइंट कर देगा। अब यह फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने यह भी कहा था कि यह व्यवस्था तब तक लागू रहेगी या फिर यह डिसीजन जो है तब तक लागू रहेगा जब तक पार्लियामेंट इसको लेकर एक परमानेंट लॉ नहीं बना देती। बात को समझिएगा कि यह व्यवस्था पहले थी, अब यह लागू नहीं होगी, उसकी जगह पर यह सिस्टम लागू होगा, मगर यह सिस्टम तब तक चलेगा जब तक पार्लियामेंट इसको लागू करने के लिए एक परमानेंट लॉ नहीं बना देता। जब पार्लियामेंट एक परमानेंट लॉ बना देगा तब फिर उस लॉ के अनुसार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब इस पर्टिकुलर बात को ध्यान में रखते हुए भारत की पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया और उसमें उन्होंने ये बोला कि अब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो भी अपॉइंटमेंट होना है, प्रेसिडेंट सिर्फ उसी व्यक्ति को अपॉइंट करेंगे जिसका नाम एक पर्टिकुलर कमिटी के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, जिसमें ये तीन लड़के होंगे। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री खुद होंगे, दूसरे कोई यूनियन का एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसका नाम ऑब्वियस सी बात है प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, और तीसरा लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा। यानी कि सरकार ने क्या किया, इस कानून को बनाने के साथ ही उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से एक्सक्लूड कर दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें बोला गया था कि तीन लड़के होंगे, पहला होगा प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लोकसभा के का लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये तीनों डिसाइड करेंगे कि किसको जो है आपका सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करना है। अब सरकार ने क्या और आगे क्या बोल दिया सरकार से कि ये तब तक लागू रहेगी व्यवस्था जब तक तुम कानून नहीं बनाते। अब सरकार ने कानून बनाकर ये बोला कि सरकार ने कानून बना के ये बोला कि भाई ये जो कमेटी है इसमें तीन लड़के होंगे, पहला होगा भारत का प्राइम मिनिस्टर, दूसरा होगा लीडर ऑफ अपोजिशन और तीसरा होगा कोई यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेगा, तो वो तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल होगा। यानी कि उन भाई लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उड़ा दिया, सीजीआई का नाम यहां से गायब कर दिया। अब ये नया कानून है जिसके तहत में ये कमेटी जो है ये रिकमेंडेशन देगी, इलेक्शन आपका ये तीन लड़के बैठेंगे साथ में और ये डिसाइड करेंगे कि किसका नाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए आपको रिकमेंड करना है या किसका नाम आपको अदर इलेक्शन कमिश्नर के लिए रिकमेंड करना है, और प्रेसिडेंट फिर उसी को अपॉइंट कर सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यहां पे एक्सक्लूड कर दिया गया। अब ये व्यवस्था या फिर ये जो कानून है इसके खिलाफ पिटीशन लगाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में ये बोला गया है कि ये जो तीन लड़के हैं जिसमें एक आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, एक आपका यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर कोई एक हो गया जिसको प्राइम मिनिस्टर मनोनीत करेगा, और तीसरा आपका लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया। इसमें जो यूनियन का कैबिनेट मिनिस्टर है वो तो हमेशा उसी पर्टिकुलर आदमी के नाम के ऊपर मुहर लगाएगा जिसको प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया होगा। लीडर ऑफ अपोजिशन को जो बोलना है बोला करे, क्या फर्क पड़ता है। तो 2-1 से हमेशा जो डिसीजन है वो सरकार के पक्ष में जाएगा, या फिर यूं बोल सकते हैं कि सरकार या प्राइम मिनिस्टर जिसको अपॉइंट करना चाहते हैं उसी को अल्टीमेटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा। यानी कि पूरी की पूरी व्यवस्था फिर से पहले जैसी हो गई, यानी कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन थी पूरा का पूरा सिस्टम पहले जैसा हो गया कि सरकार जिसको चाहती है उसी को जो है वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट करती थी। उसी चीज के खिलाफ हमने ये पूरा का पूरा याचिका लगाई थी जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। अब आप ये बोल रहे हो कि ये जो नया कमीशन अब जो कानून बनाया गया है उसके तहत में ये तीन लड़के बैठेंगे और ये तीनों डिसाइड करेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जो बात बोलेगा उसका कैबिनेट मिनिस्टर उसके खिलाफ तो जा नहीं सकता। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर के ऊपर मन बना लिया, मान लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड कर लिया कि भैया सनी देओल जो है ये लड़का अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, तो क्योंकि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ नहीं जा सकता तो फिर वो बोलेगा कि ठीक है, अगर सनी देओल को प्राइम मिनिस्टर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या अदर इलेक्शन कमिश्नर बनाना चाहते हैं तो ठीक है, बना दीजिए। अब लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ बोलता रह जाए उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमेशा 2-1 से जो है वो सरकार की चलेगी और लीडर ऑफ अपोजिशन की नहीं चलेगी। तो बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो पहले जैसा हो गया है जिसमें सरकार जिसको चाहती थी उसी को बनाती थी। ये कानून बनाने के बाद में भी लगभग वही व्यवस्था लागू होगी, और हम लोग जो चाहते थे कि भाई एक फेयर किस्म की व्यवस्था रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ सरकार के मन का ना जाए, वो तो कुछ यहाँ पे हो ही नहीं पा रहा है। तो इसी आधार पर इन्होंने ये आपका इसी आधार पर या इसी बेसिस पर कुछ लोगों ने याचिका लगाई थी कि ये जो नया कानून है जिसके तहत में ये तीन लड़कों की कमेटी
नाम डिसाइड करेगी, इस कानून के ऊपर स्टे दिया जाए और अगर हो सके तो फिर से पुरानी व्यवस्था लागू करवाई जाए, जिसमें ये जो 3 लड़कों की कमेटी है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए। मगर फिलहाल की खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे देने से मना कर दिया है। उन्होंने इस कानून को लागू होने से रोकने से मना कर दिया है। बट एट द सेम टाइम यूनियन गवर्नमेंट को उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं, बाकी जो आपकी रेलेवेंट पार्टीज हैं उनको नोटिस जारी कर दिए हैं। अब बॉल बाय बॉल कमेंट्री का कोई मतलब नहीं है, इसके ऊपर अब केस और आगे फर्दर चलेगा। अब लास्ट में जो फाइनल जजमेंट निकल कर आता है जिसमें अल्टीमेटली ये डिसाइड होगा कि ये व्यवस्था लागू होगी या इसमें बदलाव होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मगर इतना अपने को नॉलेज होना इसके बारे में जरूरी था और ये सारी बात अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो अब यहाँ तो ये तो हो गया अब अपना पूरा करंट अफेयर। इसमें इससे ज्यादा अपने लिए जानने लायक और कुछ है नहीं। अब यहां से क्वेश्चन किस किस तरीके के बन सकते हैं वो थोड़ा अपन लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये अपने को याद रखना है कि पहले इलेक्शन कमीशन में जो आपके इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता था। इनफैक्ट एक और सवाल कि इलेक्शन कमीशन में कुल मिला के कितने इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं, तो इसका जवाब संविधान में ये लिखा गया है कि एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा जिसको हम लोग शॉर्ट में सीईसी बोल देते हैं, साथ में उतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे जितने प्रेसिडेंट को लगता है कि जरूरी हैं। तो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है कि कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। अब उतने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स प्लस एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये लड़के कहलाते हैं, ये लड़कों की टीम कहलाती है इलेक्शन कमीशन। आज की तारीख में कहानी यह है कि अपना एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और साथ में आपके 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं, तो कुल मिला के इन 3 लड़कों की टीम कहलाती है इलेक्शन कमीशन। कल को प्रेसिडेंट को लगे कि 3 की जगह 13 रख देना चाहिए और ये 3 की जगह अगर 13 कर दिए जाते हैं तो यानी कि तो ऐसी कंडीशन में एक आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा प्लस साथ में आपके 12 इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाएंगे। 13 की जगह 14 करना चाहते हैं तो फिर इसका नंबर बढ़ा दें। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन में कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। पहला सवाल तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये कि ये पहले जो था इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था क्या थी, कैसे क्या अपॉइंटमेंट होता था या किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होता है, तो अपॉइंटमेंट याद रखना है प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। पहले गवर्नमेंट रिकमेंड करती थी। तीसरा क्वेश्चन की सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यवस्था दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये 3 लड़कों की टीम बैठेगी, ये प्रेसिडेंट को फिर कोई नाम रिकमेंड करेंगे और वो नाम जो है फिर आपका आगे जाएगा। साथ ही साथ ये बोल दिया था कि ये जजमेंट तब तक लागू रहेगा जब तक सरकार इसके ऊपर कानून नहीं बनाती। अब सरकार ने यहाँ पे यूनो रिवर्स कार्ड मार दिया और सरकार ने बोला कि सीजेआई भाई साहब ने फैसला दिया था, सीजेआई भाई साहब को उड़ा दो, और उन्होंने ये व्यवस्था कर दी। आज की तारीख में ये व्यवस्था लागू है, कोर्ट ने मना नहीं किया है अभी तक उसको स्टे करने के लिए या इसके ऊपर किसी तरीके की रोक नहीं लगाई है, तो ये व्यवस्था आज की तारीख में लागू है। मगर केस अब चलेगा और आगे देखते हैं फाइनल क्या निकल कर आता है। तो इतने कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन की क्या व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी उसमें कौन कौन लड़के थे, आज की तारीख में जो कानून लागू है इसमें कौन कौन लड़के हैं, एंड अल्टीमेटली फाइनल रिकमेंडेशन फाइनल अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा, एंड कितने नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इलेक्शन कमीशन में हो सकते हैं, कौन इसको डिटरमाइन करता है, तो ये डिटर्मिनेशन भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इतनी बातें जो है यहाँ से निकल कर आती हैं, इतने पॉइंट अपने को इस पर्टिकुलर करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना है। अब मेंस में अगर सवाल आया तो यही पूछा जाएगा कि मतलब बेसिकली किस तरीके की व्यवस्था अपने को रखनी चाहिए। तो अपने को किसी भी एक पर्टिकुलर पक्ष को नहीं लेना है, अपने को किसी भी एक तरफ बायस नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ ये कहना है कि व्यवस्था ऐसी बनाई जानी चाहिए कि किसी भी पक्ष के मन में कोई सवाल ना उठे एंड न्यूट्रलिटी को लेकर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन ना आए, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इलेक्शंस फ्री और फेयर हो, कोई ये ना बोल सके हारने वाला जीतने वाला कोई सवाल ना उठा सके किसी तरीके के। और अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ लूप होल्स हैं कि जिसके चलते अगर कोई सवाल उठा सकता है तो ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, ऐसा सिस्टम क्रिएट करना चाहिए, इतनी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए कि कोई इस तरीके के सवाल ना उठा पाए, ना इलेक्शन कमीशन की इंटीग्रिटी पे कोई सवाल उठे, ना उसके अपॉइंटमेंट की प्रोसीजर को लेकर या उसके भेदभाव या पक्षपाती होने को लेकर कोई सवाल उठे। इस तरीके की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। तो इस तरीके से आपको जो है जवाब देना है और ये इसके ऊपर और इस तरीके से आपको जवाब देना है और एक बैलेंस्ड व्यू जो है अपने को इस पे रखना है। तो इतना जो है इस पर्टिकुलर करंट अफेयर से कंटेंट बनकर तैयार होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। चलें अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज देखते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इनॉग्रेटेड, नेम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL, also known as अटल सेतु, total length 21.8 किलोमीटर, of this length 16.5 किलोमीटर is over sea। तो ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, फैक्चुअल जो अपने एमसीक्यूज आते हैं उसमें पूछी जा सकती है। यूपीएससी में तो आ ही सकता है, इसके अलावा जो दूसरे एग्जामिनेशन हैं CDS, CAPF
और तो दूसरे पेपर यूपीएससी कंडक्ट कराती है, स्टेट पीएससी हो गया, रेलवे, आरआरबी, काफी सारे जो दूसरे एग्जामिनेशन एसएससी वगैरह, उसमें ये पूछा जा सकता है, क्योंकि एक तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, एक तरीके का ये फैक्चुअल करंट अफेयर है। तो समाचार ये है कि भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। सी ब्रिज यानी कि समुद्र में बनाया गया, समुद्र के ऊपर बनाया गया भारत का सबसे लंबा जो सी ब्रिज है, उसको इनॉग्रेट किया गया। इसका नाम क्या है? दो नाम इसके हैं। पहला तो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो इसका एक्चुअल नाम है, शॉर्ट में हम लोग इसको एमटीएचएल भी बोल सकते हैं, मगर इसको एक और कॉमन नाम से जाना जा रहा है। एके का मतलब यहां पर है ऑल्सो नोन एज, तो इसको एक और नाम से जाना जा रहा है, वो है अटल सेतु। टोटल इसकी लेंथ लगभग लगभग 22 किलोमीटर है, स्पेसिफिकली अगर बोला जाए तो 21.8 किलोमीटर, और उसमें भी लगभग 16.5 किलोमीटर के आसपास ये समुद्र के ऊपर बना हुआ है, ये सी के ऊपर बना हुआ है। अब ये अपने आप में इंडिया का एक इंजीनियरिंग मार्वल है। मैं इसके अभी आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि समुद्र के ऊपर सेतु बांधना, और इस तरीके का सेतु बांधना कि भाई 22 किलोमीटर में से लगभग 16.5 किलोमीटर आप समुद्र के ऊपर से बना रहे हैं। प्लस इसकी खासियत यह है कि इसको ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। अर्थक्वेक वगैरह यहाँ पर आ जाए, सुनामी आ जाए, किसी तरीके की आपकी वेव्स वगैरह आ जाए, एक तो उससे इसको कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। दूसरा यह है कि कल को कोई आतंकवादी घटना करने की किसी के मन में ख्याल आ जाए, उठा के पता चला यहाँ पे आपका आरडीएक्स वारडीएक्स लगा के ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई कोई दूर से अगर किसी और तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो सारी चीजें नहीं हो सकती। इसकी ये अपने आप में इंजीनियरिंग मार्वल है। इसको ब्लास्ट ब्लास्ट नहीं किया जा सकता, इसको ऐसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। तो ये अपने आप में एक बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। अटल सेतु या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक क्या है? भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज है, समुद्र के ऊपर बनाया गया, वाटर के ऊपर या किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर बनाए गए ब्रिजेस की लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो सबसे लंबा सी ब्रिज है। टोटल लेंथ कितनी है? 22 किलोमीटर के करीब है, 21.8 किलोमीटर स्पेसिफिक अगर बोला जाए। सारा का सारा समुद्र के ऊपर बना हुआ है? बिल्कुल नहीं। इसका लगभग 16.5 किलोमीटर, यानी कि एक बड़ा हिस्सा, 70-75% के आसपास का जो पार्ट है वो समुद्र के ऊपर बना हुआ है, बाकी कुछ इलाका, कुछ जो पोर्शन है वो लैंड के ऊपर भी बना हुआ है। और ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। काफी वक्त लग गया इसको बनते बनते, 8-9 साल में बनकर तैयार हुआ है, पर अल्टीमेटली अटल सेतु अपने आप में ये कह सकते हैं कि भारत की जो एक विकास यात्रा है उसका प्रतीक है। किस तरह से? ये फोटोग्राफ देखिए, आपको समझ में आएगा। अब ये इतना लंबा जो है पूरा का पूरा सेतु, ये इन्होंने समुद्र के ऊपर बांध के तैयार किया है। कुछ इलाका थोड़ा बहुत ग्राउंड के ऊपर है, बट मोर और लेस ये पूरा का पूरा जो है समुद्र के ऊपर, सी के ऊपर इसको पूरा इस तरह से बनाया गया है। ये इसका डे व्यू है। 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, छोटा मोटा नहीं है। उसका एक छोटा सा सेक्शन इस फोटोग्राफ में आ पा रहा है, तो आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। अब इसका एक नाइट व्यू हम लोग देखते हैं। ये देखिए, रात के वक्त का इसका व्यू देखिए, इस तरीके का ये देखने में लगता है। काफी वक्त लगा, काफी पैसा इसमें लगाया गया है, काफी रिसोर्सेज लगे हैं, मगर अल्टीमेटली बनकर तैयार होने के बाद में ये इंडिया की एक प्राइड के तौर पर भी जो है आप इसको ले सकते हैं। भारत की इंजीनियर्स के कुशाग्रता का लेवल जो है, कहीं ना कहीं ये उसका एक सूचक है, उसका एक प्रतीक है, उसके तौर पर भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। देखिए ऐसे, तो ये जो है अटल सेतु हो गया। अब इसका जब इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया, तो उन्होंने कुछ बातें कही हैं, वो बातें मैंने यहाँ पर आपके साथ में शेयर करी हैं, क्योंकि मेंस में इन बातों में से कुछ बातें आप कोट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब जितनी भी बातचीत अपन लोग करने वाले हैं, ये मेंस आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अटल सेतु के इनॉग्रेशन में आए थे, और उन्होंने कहा था कि अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक जो है, इट शोज इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर्स मार्चिंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन। यानी कि भारत का जो ये विकास यात्रा है, जिसमें हम लोग एक विकासशील देश से एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने तरक्की करी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी पावर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने ये एक प्रोग्रेस हासिल करी है, ये उसका एक जी एक चमकता हुआ उदाहरण है, एक चमकते हुए उदाहरण के तौर पर आप इसको ले सकते हो। अब ये अटल सेतु की बात नहीं है, इसको आप कहीं पर भी कोट कर सकते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ में, जो नई नई चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आ रही हैं, उनमें से किसी का भी नाम डाल के आप जस का तस इस पर्टिकुलर लाइन को आप कोट कर सकते हैं। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फलाने इसके बारे में कहा था कि भाई ये जो है इट शोज इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह टेलीकम्युनिकेशन की पावर, कम्युनिकेशन की पावर, डिफेंस की पावर, मार्चिंग टुवर्ड्स अ डेवलप्ड नेशन। जस्ट की तस ये लाइन आप उठा के कोट कर सकते हैं। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पढ़ने में अच्छी लगेगी और आपको एक आध मार्क दिलवा सकती है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र यहाँ पर किया। उन्होंने
और भी कई सारे अपने जो गवर्नमेंट के टेंडर में जो बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट किए गए हैं उनका जिक्र किया है, जैसे कि भूपेन हजारिका सेतु हो गया, बोगीबील ब्रिज हो गया, अटल टनल हो गई, चेनाब की रिवर के ऊपर जो ब्रिज बनाया है चेनाब ब्रिज वो हो गया, मल्टीपल जो एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं, जो नए नए मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर्स बनाकर तैयार किए गए हैं, वंदे भारत हो गया, अमृत भारत हो गई, नमो भारत ट्रेन हो गई, इन सब का भी जिक्र जो है किया गया। अब प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि इन सब का जिक्र किया है, इसलिए एक सीरियस एस्पिरेंट के तौर पर अपनी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन सब के बारे में अपने को थोड़ा थोड़ा अंदाजा होना चाहिए। तो खास तौर पे इसमें से ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर के बारे में अपने को पढ़ना है, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन में क्या डिफरेंस है, क्या इनकी स्पेशलिटीज हैं, इनके पहले चलने वाली जो शताब्दी और बाकी सारी ट्रेन थी उनके रिस्पेक्ट में कैसे बेहतर है, वो अपने को थोड़ा पता होना चाहिए। जो कई सारे एक्सप्रेसवेज बनाए गए हैं, ये भारत के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमी में कैसे आपको हेल्प करते हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। मॉडर्न रेलवे स्टेशंस की क्या जरूरत है, चेनाब का ब्रिज आखिर क्यों रेलेवेंट है, अटल की टनल क्यों खास है, बोगीबील ब्रिज हो गया या हजारिका भूपेन हजारिका सेतु हो गया, ये क्यों रेलेवेंट है। अब थोड़ा थोड़ा अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कई सारी स्पीचेस में इनका बार बार जिक्र करते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको लिखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में कुछ आता है, तो इनमें से कुछ एग्जांपल्स को आप कोट कर सकते हैं कि भाई ये फलानी फलानी चीजें जो हैं, साथ में एक एक लाइन की, इससे इस पर्टिकुलर चीज से ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम तरक्की करते चले जा रहे हैं, जो हमारे को डेवलप नेशन की तरफ में लेकर जाएगा, उसके एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ आप लिख सकते हैं, इस तरीके से आप जो है मेंस के मैं खासतौर पर GS3 में जो है आप इसको कोट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इस पर्टिकुलर न्यूज से अपने को याद रखनी है। अटल सेतु, या फिर इसको जो दूसरा नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, कितनी इसकी टोटल लेंथ है, सी के ऊपर कितना है, भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज नहीं कह सकते मगर भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ये पॉइंट जो है अपने को ध्यान रखना है, भारत का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज। बाकी सारी जो फोटोग्राफ्स, बाकी सारी बातें जो है यहाँ की जस्ट की तस आप मेंस में उठाकर कोट कर सकते हैं। अगर डिफेंस के रिस्पेक्ट में कुछ लिख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड काट कर डिफेंस डाल दीजिए, टेलीकम्युनिकेशन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह टेलीकम्युनिकेशन डाल दीजिए, और अगर इनमें से किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कोड कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड को काटने की जरूरत नहीं है, जस्ट करता आप एज इट इज उठा के यहाँ से ये फलाना जो भी आपका एग्जाम्पल है, अगर अटल सेतु की जगह किसी और का नाम लिखना, और उसके बाद में ये भाई इंडिया की कहीं ना कहीं डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ते हुए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम पावर हासिल कर रहे हैं उसका एक एग्जाम्पल है, इस तरीके की बात आप लिख सकते हैं। इनके बारे में थोड़ा पढ़ना है अपने को एज ए सीरियस एस्पिरेंट, और इनको आप एक कोट भी कर सकते हैं, इनका नाम जो है आप कोट कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर कहीं पे कुछ लिखने के लिए आता है उसमें। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं सर। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो डीआरडीओ के बारे में है। डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल. The flight test was conducted against a high-speed unmanned aerial target at very low altitude. तो समाचार यह है कि डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल एक हमारे पास है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जमीन से हवा में मार करती है, जमीन से हम उसे लॉन्च करते हैं एंड हवा में कोई भी टारगेट अगर है मूविंग अनमूविंग उसको वो हिट कर सकती है। तो ये जो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है इसके एक नए जनरेशन, एक नया वर्जन इन्होंने बनाया होगा, एक न्यू जनरेशन, जैसे एंड्रॉइड हो गया या आईफोन हो गया, इसके नए नए वर्जन आते रहते हैं, नई नई जनरेशन आती रहती हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल का एक नया वर्जन या फिर एक नई जनरेशन है, उसका फ्लाइट टेस्ट कर कर चेक किया गया और ये सक्सेसफुली ये टेस्ट जो है ये आपका कंडक्ट कर लिया गया। अब इस फ्लाइट टेस्ट में एक बहुत लो एल्टीट्यूड पर एक हाई वेलोसिटी के साथ मूविंग ऑब्जेक्ट था, अनमैन्ड एरियल टारगेट था, उसको हिट करना था एंड अपनी जो मिसाइल है सक्सेसफुली उसको हिट कर गई और उसी के साथ में ये टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया गया। अब इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन में अपने काम की जो चीज है वो सिर्फ ये है कि आकाश जो मिसाइल है वो किस तरीके की मिसाइल है, एयर टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है या सरफेस टू एयर है। तो अपने को ध्यान रखना है आकाश मिसाइल जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, जमीन से चलाई जाती है और आपका एयर में अगर कोई भी टारगेट हो मूविंग अनमूविंग हाई एल्टीट्यूड पर लो एल्टीट्यूड पर ये उसको हिट करने में सक्षम होती है। ये एक पर्टिकुलर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपने को याद रखनी है। किसने बनाई है? डीआरडीओ वालों ने बनाई है। क्या करती है, किस तरीके की या किस कैटेगरी की मिसाइल है? सैम कैटेगरी की मिसाइल है, सरफेस टू एयर कैटेगरी की मिसाइल है। ये इतनी इंफॉर्मेशन अपने को याद रखनी है, उसके लिए ये सारी की सारी बात मैंने आपके साथ में शेयर करी है। ये भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि आकाश जो मिसाइल है वो किस नेचर की मिसाइल है, किस तरीके की मिसाइल
मिसाइल है। एंड इसी तरीके से अगर आपके दूसरे जो अगर आते हैं एग्जाम्स वगैरह, उसमें भी इसके नेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चले, तो ये हो गया आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन ही आएगा इसके ऊपर, मेंस में तो कुछ आना नहीं है। इसमें भी अगर आया तो आपको एक एमसीक्यू ही देखने के लिए मिलेगा। चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, देखते हैं इसे। चलें नेक्स्ट न्यूज की तरफ में बढ़ते हैं। इस न्यूज में अब हमको एक पर्टिकुलर जगह के बारे में बातचीत करनी है, और यहां से अगर क्वेश्चन आया तो प्लेसेस इन न्यूज के का जो सेक्शन होता है उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जगह काफी वक्त से न्यूज में है, ये कहाँ पर है, या फिर ये किस ओशियन में सिचुएटेड है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो वो जगह जिसके बारे में अपने को बात करनी है इस न्यूज में, उसका नाम है मौना किया। ध्यान से सुनिएगा, जगह का नाम है मौना किया, और ये बेसिकली एक इनएक्टिव वॉल्केनो है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हवाई द्वीप पर सिचुएटेड है। जिस तरीके से इंडिया का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या लक्षद्वीप अपने आइलैंड्स हैं, उसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के भी कई सारे आपके आइलैंड टेरिटरीज भी हैं। तो उसमें से हवाई नाम का जो उनका आइलैंड है, इस आइलैंड पर एक इनएक्टिव वॉल्केनो है, एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें काफी वक्त से कोई एक्टिविटी नहीं देखी गई है, डोरमेंट किस्म का वॉल्केनो है। इसका नाम है मौना किया, और ये काफी वक्त से न्यूज में बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, और अगर न्यूज में है भी तो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज क्यों काम की है। इसकी वजह यह है, एक प्रोजेक्ट को लेकर काफी सारे देशों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ था जिसमें इंडिया भी एक पार्ट था। उस प्रोजेक्ट का नाम है 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के तहत में एक बहुत बड़ी एक 30 मीटर के करीब का एक टेलीस्कोप बनाया जाना था, और इस टेलीस्कोप की मदद से फिर डीप स्पेस में काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन वगैरह किए जाते हैं। अब मौना किया बेसिकली वो साइट होनी थी जहां पर ये 30 मीटर का जो आपका टेलीस्कोप था, इसको लगाया जाना था या इसको इंस्टॉल किया जाना था। अब ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है, भारत भी इसका पार्ट था। एंड रिसेंटली अपना जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसका एक डेलीगेशन इस प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट में इस पर्टिकुलर जगह पर गया भी हुआ है। वो इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से वहां पे शुरू करना है, नहीं करना है, और भी कुछ कंट्रोवर्सीज वगैरह चल रही हैं, उस सब के रिस्पेक्ट में इस जगह का इंस्पेक्शन करने के लिए और अमेरिका में अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनसे मिलने के लिए अपना एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेलीगेशन वहां पर गया हुआ है। इसके चलते ये फिलहाल अभी खबरों में बना हुआ है। तो याद रखिएगा, मोना किया क्या क्या चीज है। मोना किया एक इनएक्टिव वॉल्केनो है। कहां पर है? यूनाइटेड स्टेट्स के हवाई द्वीप पर सिचुएटेड है। क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि यहां पर एक ये बेसिकली प्रोजेक्ट साइट होना था एक टेलीस्कोप का, जिसको एक 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के तहत में बनाया जा रहा था। हमारे लिए काम का क्यों है? क्योंकि इंडिया इस पर्टिकुलर साइंस प्रोजेक्ट का एक पार्ट था। एंड अभी हाल फिलहाल में क्योंकि अपना एक डेलीगेशन यहाँ पर गया हुआ है इसी रिस्पेक्ट में बातचीत करने के लिए, तो ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। अब ये किस तरीके का दिखता है, पहले आप इसकी फोटोग्राफ देख लीजिए। मोना किया का जो ये इनएक्टिव वॉल्केनो है हवाई द्वीप पर, ये कुछ इस तरीके से नजर आता है। चले, अब ये जो टीएमटी प्रोजेक्ट है, 30 मीटर, स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये टीएमटी है, 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो है, इट हैज बीन कंसीव्ड एज अ 30 मीटर डायमीटर प्राइमरी मिरर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड टेलीस्कोप। यानी कि 30 मीटर के डायमीटर वाला का जो आप मिरर इस्तेमाल करोगे, 30 मीटर के डायमीटर वाले मिरर का इस्तेमाल करते हुए एक टेलीस्कोप बनाने वाले हो, जो इंफ्रारेड कैटेगरी का टेलीस्कोप रहेगा, और इसकी मदद से डीप स्पेस में ऑब्जर्वेशंस किए जाने थे। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, कुल मिलाकर 5 देशों के कोलैबोरेशन से बनकर तैयार होना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जापान, इंडिया, चाइना और कनाडा, ये 5 देश मिलकर इस पर्टिकुलर 30 मीटर के डायमीटर वाला ये जो टेलीस्कोप बनाया जाएगा, जो इंफ्रारेड टेलीस्कोप होने वाला है और जिसमें बहुत पावरफुल ऑप्टिकल मिरर्स लगाए जाएंगे, इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में इन 5 देशों की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट साथ में कोएलिशन कर रहे थे। और अल्टीमेटली ये जो मौना किया नाम की साइट है, ये वन ऑफ द बेस्ट साइट्स है जहां पर अगर ये ऑब्जर्वेटरी लगाई जाए तो इसकी मदद से डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन और एक्सप्लोरेशन बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है। मगर और पहले मैं फोटोग्राफ दिखा देता हूं कि ये जब बनकर तैयार होता तो फिर ये किस तरीके का दिखता। ये अभी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर जो सपोज आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता, उसके बाद में ये 30 मीटर के डायमीटर वाला टेलीस्कोप कुछ इस तरीके का नजर आता। मोना किया के जो क्रेटर है उसमें अंदर आप इसको लगा देते और यहां से फिर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन वगैरह करने का प्लान इनका था। ये अभी तक बना नहीं है, सिर्फ ये प्रोजेक्टेड है कि बनकर ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हुआ ये कि ये प्रोजेक्ट अपने यूनियन कैबिनेट ने 2014 में अप्रूव कर दिया था कि इंडिया वाले तैयार हैं। 2014 में अपनी कैबिनेट इसके लिए मान गई थी। जो भी पैसा हमें देना था, जो भी हमें अपनी तरफ से इक्विपमेंट सप्लाई करने थे, हम उसके लिए तैयार हो गए थे। मगर इस बीच में हुआ यह कि हवाई की जो लोकल पॉपुलेशन थी, वो लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए। अब उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर यहां से कहीं और चले जाओ।
यहाँ पे तुम ये प्रोजेक्ट वगैरह लगा रहे हो, इसके चलते हमारी जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी, और बाकी तुम्हारा यहाँ पे फिर साइंस वगैरह के चलते आना जाना करोगे तुम, और कुछ इलाकों के को जो है नो गो जोन डिक्लेयर कर दोगे, उसमें हमको जाने नहीं दोगे, तो भैया हमारी जिंदगी डिस्टर्ब होगी। तो आपने ये एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन करना है, आप कहीं और चले जाओ, यहाँ पे मत जाओ। अब वो हवाई के लोगों को, लोकल पॉपुलेशन को मनाने की कोशिश हो रही है कि वो अपने जो अपोजिशन कर रहे हैं उसको रोक दें और अल्टीमेटली इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए, बट हाल फिलहाल तक अभी इसका कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो पाया है। तो इनको मनाने की कोशिशें लगी हुई हैं, बट ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है हाल फिलहाल अभी, क्योंकि इंडिया वाले अभी इसी के रिस्पेक्ट में गए हुए हैं मिलने अमेरिका में कि अगर तुम्हारे लोग नहीं मान रहे हैं यहाँ पर तो फिर कहीं और शिफ्ट किया जाए, ऐसे इसको रिस्पेक्ट में बातचीत करने के लिए गए हुए हैं, तो ये भी फिलहाल न्यूज में बना हुआ है। अब यहाँ से अपने काम की बातें क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहले तो इसमें से क्वेश्चन अगर आया तो प्रीलिम्स में ही आएगा, और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि ये मोना किया नाम की जो जगह है, ये हाल फिलहाल कुछ वक्त से न्यूज में है, ये कहाँ पर है, तो अपने को याद रखना है कि हवाई द्वीप पर है, अमेरिका में। एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि ये जो हवाई द्वीप है ये कौन से ओशियन में बिलोंग करता है। अगर हो सके तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, नहीं बनता है तो फिर मैं बता ही दूंगा, बट सिंपल गूगल करेंगे तो जवाब मिल जाएगा। मोना किया हवाई द्वीप पे बिलोंग पे है, मगर ये हवाई द्वीप कौन से ओशियन में है ये आप मुझे पता करके बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट जो है इसमें कितने देश शामिल हैं। तो अपने को याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, इंडिया, चाइना और कनाडा, इतने जो देश हैं ये शामिल हैं। तीसरा, ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप का प्रोजेक्ट है इसके तहत में जो आप टेलीस्कोप लगा रहे हो किस तरीके का होने वाला है, तो ये एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप होने वाला है जिसमें ऑप्टिकल मिरर्स का इस्तेमाल किया जाना है और उसकी मदद से ये ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी। अब एक सवाल की मोना किया ही में ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। जवाब यह है इसकी लोकेशन डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट लोकेशन है। अब अगर इसके अलावा कहीं और बनाया गया तो एक्सप्लोरेशन वहां से भी हो जाएगा, मगर यहाँ से जितना बेटर ऑब्जर्वेशन हो सकता था उतना बेटर ऑब्जर्वेशन कहीं और से शायद ना हो पाता। तो इतने कुछ खबरें हैं मोना किया के बारे में और 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के बारे में जो अपने को याद रखनी है, कहां पर है और कितने देश इसमें शामिल हैं। चले आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग 14 जनवरी 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे भी इसको शेयर करें, और जितना हो सके उतना इस वेंचर का फायदा उठाएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।